नमस्कार। आज मैं पटना जंक्शन के पास मौजूद हूँ और मदनी साहब का जो प्रोग्राम है को 24 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान बापू सभागार में ये जो मंजलिस बुलाई गई है, ये तमाम जो मुद्दे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिस तरह से विपक्ष को बिना विश्वास में लिए कोई भी मामले लेके चले आते हैं, कोई कानून लेके चले आते हैं, वक्फ बोर्ड का मामला हो या देश का किसी भी मामले में ये जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाई हुई है सरकार, इस पे आपका क्या कहना है? कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मुजफ्फर आलम हुआ और मैं रहने वाला कटिहार का हूँ। अभी 24 नवंबर को मदनी साहब ने जो नशिस्त बुलाई है, उस नशिस्त में कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही के ख़िलाफ़ बातें होंगी और गौर फिक्र किया जाएगा कि सरकार किस तरह अपनी मर्ज़ी से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के हितों का उल्लंघन कर रही है और कहीं ना कहीं कभी एनआरसी, कभी सीएए और कभी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाकर मुसलमानों को सरकार परेशान करना चाह रही है। उसी पर गौर फिक्र किया जाएगा, उसी पर विचार विमर्श होगा और मदनी साहब का कहना कहीं ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसमें जो है बिहार के मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब को भी बुलाया गया है, वो भी तशरीफ़ लाएंगे और बातें होंगी। तो इसमें वक्फ बोर्ड को लेकर बात होगी, सीए एनआरसी को लेकर बात होगी और सरकार जो 2014 से लेकर अब तक अपने जितने वादे हैं वो पूरा नहीं कर पाई है, उन वादों को छोड़कर सरकार कहीं ना कहीं देश के हितों के मुद्दों को छोड़कर सिर्फ मुसलमानों को लेकर पड़ी हुई है, उस पर बात होगी। बताइए, अभी देश के कितने सारे मसाइल हैं, वो सब हल हुए ही नहीं और हम हाथ धोकर मुसलमानों के पीछे पड़ जाए। जैसे देश का मुद्दा है मणिपुर में 2 साल से लेकर अब तक जो है 2 साल से अब तक जो है कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उस पे मोदी सरकार की चुप्पी अभी तक नहीं टूटी है, लेकिन वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे। और मुझे बताइए, उन्होंने 2016 में वादा किया था कि भाई बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन नहीं चली, लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे। उन्होंने कहा था 2018 से पहले जो है हर किसी के पास पक्का मकान होगा, वो हुआ नहीं, लेकिन वो सीए और एनआरसी को लागू करेंगे। वो बोले थे कि कहीं ना कहीं हमारे देश का अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन का हो जाएगा। हमारा देश का अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन का हुआ नहीं और वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ नए कानून लेकर आ रहे हैं, मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों के कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के हितों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा मोदी सरकार से कि आप पहले देश के मुद्दों को देखें, देश के मसाइल को देखें, उसके बाद मुसलमानों के पीछे पड़िएगा। भाई, मुसलमान ही आपके लिए वोट बैंक है क्या? मुसलमानों को कहना कि आप परेशान करके कहना कि बहुत संख्यक को खुश करना चाहते हैं और वोट बैंक बनाना चाहते हैं, किसी कहना कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके अपना वोट बैंक बढ़ाना, ये कहाँ की राजनीति है और कहाँ की नीति है? मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मदनी साहब भी इन्हीं बातों को लेकर पटना बिहार तशरीफ़ ला रहे हैं और मैं कहना कि नीतीश कुमार से भी कहना चाहूँगा कि आप जो है रमज़ान के महीने पे गले में रुमाल डालकर, सर में टोपी डालकर खजूर खाते हैं और इफ्तार करते हैं, मुसलमानों के बड़े हितैषी बनते हैं और वहीं पे मुसलमानों के हितों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे कि सिर्फ नीतीश कुमार है और भी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती है, वो लोग क्यों नहीं कदम उठा पाते हैं? जी, मैं तो उनसे भी कहना चाहूँगा, नीतीश कुमार हुए सेकुलर कहते हैं अपने आप को, सबसे बड़ा मुसलमानों के नेता तेजस्वी यादव, उनसे भी कहना चाहूँगा। अभी जो है ये कहना कहीं नाम निहात कथित तौर पे मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप मुसलमानों के अगर इतने ही बड़े शुभचिंतक हैं तो आप वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़े अब तक? मुझे बताइए, आप बहुत बड़े नेता बनते हैं ना मुसलमानों के, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आपने अभी तक चुप्पी क्यों नहीं तोड़ा? आपने अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं किया? देखिए, आपको रोकना चाहेंगे कि 3 तलाक पे जो बिल आया था उसमें भी कहीं ना कहीं तमाम सेकुलर पार्टी अपने आप को कहने वाली, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना ही दे दिया था समर्थन।
जी कह तो रहे हैं, ये सेकुलर पार्टियां सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती हैं। मुसलमानों के मुद्दे पर ये सेकुलर पार्टियां अपना लब तक नहीं खोलना चाहते, अपनी ज़बान तक दराज नहीं करना चाहते हैं। तो हम कैसे मान ले कि ये सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के शुभ चिंतक है? चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये मुसलमानों का वोट चाहती है, मुसलमानों के मुद्दों को लेकर आवाज़ नहीं उठाना चाहती है। इसीलिए मैं मुसलमानों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अब आप अपना नेता उन्हीं को माने जो आपके मसाइल को सड़क से लेकर संसद तक उठाते हैं। पहलू खान पर ये सब खामोश रहे, तबरीज़ अंसारी पर ये सब खामोश रहे, बिल्किस बानो पर ये सब खामोश रहे, तलाक़ सलासा पर खामोश रहे, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर खामोश रहे, उसके बाद सीए और एनआरसी पर खामोश रहे। आखिर ये अपना लब कब खोलेंगे? जब मुसलमानों का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, जब मुसलमानों का इस देश में वजूद ही नहीं रहेगा, तब आप लब खोलकर क्या करेंगे? जरा मैं तेजस्वी से भी कहना चाहता हूं, और मैं कहना कि आरजेडी के सेकुलर नेताओं से भी कहना चाहता हूं, राहुल गांधी से भी कहना चाहता हूं कि आपने बिल्किस बानो पर अपना लब क्यों नहीं खोला? ठीक है, आपके एक बात और मेरा कहना चाहते हैं लास्ट में है कि जो मोदी जी कहे थे एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि बटोगे तो कटोगे। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, ये सब कहना कि इन लोगों का लोगों के मेन मुद्दों पर से ध्यान हटाकर राजनीति करना हुआ।